क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी मातृभूमि हमें माँ से भी बढ़कर क्यों लगती है? आइए जानते हैं इस सुंदर कविता में। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुलम शिखर तक में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी के प्रथम पाठ मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। यह कविता हमें अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का संदेश देती है। आइए बिना देर किए इस प्रेरणात्मक कविता को समझते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम कविता देखते हैं, कविता का वाचन करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशे पुनीत गीता, वंशे पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा यह रचित कविता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि का बड़े बखूबी से वर्णन किया है। तो आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। मातृभूमि, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़े चलो बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है और अपने भाग्य पर इतराता है। ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम स्वतः होता है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर बिखरा प्रतीत होता है। कवि को भारत की भूमि पवित्र एवं स्वर्णिम प्रतीत होती है। उसे अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत पर अत्यधिक गर्व है।
भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे वनों में चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचे में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत धरती पर बहती शीतल व शुद्ध हर प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति व ताजगी भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई जिससे जीवन के संदेश लोगों को मिले। इस देश की पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन जीने का आदर्श बने। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की यह पुण्य भूमि है। कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण भी इसी धरती पर जन्मे। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भारत भूमि के ही रत्न थे। कवि का मानना है कि यह युद्ध भूमि, यह बुद्ध भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, इस पर मुझे गर्व है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुलम शिखर तक में स्वागत है। आज हम कक्षा छठी पाठ 1 मातृभूमि, जिसके हम भावार्थ के साथ प्रश्नोत्तर भी देख रहे हैं। तो पाठ से मेरी समझ से प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न 1 देखते हैं, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन है चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, भावार्थ समझा है, तो इसका ऑप्शन है सिंधु। उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु। आप देख रहे होंगे सिंधु इसका उत्तर है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा विकल्प है। तो उत्तर है इसका भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ख नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब आप अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर आपने क्यों चुने। तो उत्तर है पहले का, पहला चरण जो है, पहला चरण शब्द का अर्थ पैर होता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है। वंशी का अर्थ है बांसुरी होता है। सिंधु महासागर शब्द का पर्यायवाची होता है। अतः हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। यह उत्तर हमने इसीलिए चुना है। दूसरा देखते हैं, मातृभूमि कविता में हिमालय, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के महापुरुषों तथा देशवासियों की वीरता आदि सभी का वर्णन किया है। इसमें पूरी तरह या पूरे भारत के गौरव का गुणगान किया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। और आगे बढ़ते हैं। मिलकर करें मिलान पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर शब्द है एक तरफ में और एक साइड अर्थ या संदर्भ दिया है। तो हमें इन शब्दों का अर्थों के साथ मेल करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं शब्द है हिमालय। तो आइए आगे भी हम देख लेते हैं। हिमालय एक प्रसिद्ध महापुरुषों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं, ये भी नहीं है। इसका उत्तर सही मिलान है 1 का 10। 1 का 10 क्या है देखते हैं। एक में है देखिए हिमालय। तो हिमालय क्या है? भारत के उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, तो पहले का क्या हो जाएगा? हिमालय का भारत की उत्तरी सीमा पर फैली ये पर्वतमाला है। त्रिवेणी का कौन सा है? दूसरे नंबर पर है त्रिवेणी। आइए, ये दूसरे का चौथा होगा 3 नदियों की मिली हुई धारा अर्थात संगम। मलय पवन का क्या होगा? तो दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को मलय पवन कहते हैं।
या तीसरे का किससे मिलान होगा? तीसरे का छठा होगा, 6 नंबर का होगा। सिंधु, सिंधु क्या है? आइए देखते हैं। सिंधु समुद्र एक नदी का नाम है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, यह एक समुद्र का, यह एक नदी का नाम है। और कहता है गंगा यमुना, 5वें नंबर पर है गंगा यमुना। तो यहाँ पर कहती है तीनों नदियों की मिली हुई धारा संगम। तो क्या हो जाएगा? गंगा यमुना, 3 नदियों की मिली हुई धारा अर्थात संगम। आइए 6 नंबर पर है रघुपति। रघुपति कौन है? आइए देखते हैं। रघुपति श्री रामचंद्र जी का एक नाम, ये थे दशरथ के पुत्र थे। आपने सुना भी होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो इसलिए रघुपति कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। ये दशरथ के पुत्र थे। रघुपति का किसके साथ मिलान होगा? 5 नंबर के साथ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन थे? ये तो बात आपसे छुपी नहीं है, श्री कृष्ण के बारे में सब कोई जानते हैं। यह वसुदेव के पुत्र वासुदेव भी इनको कहा जाता है, श्री कृष्ण। अब सीता कौन थी? तो सीता 8 का कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यह जनक की पुत्री थी। सीता माता अर्थात श्री रामचंद्र की पत्नी थी, लव कुश की माता थी और जनक की पुत्री थी। तो और गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन है? एक महान, 10 का कौन हो जाएगा? 1, 10वें का पहला होगा। एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यही थे। कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। तो मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं हम। ये वही है, आपने जो प्रश्न अभी देखा, ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ देखिए, पहले का कौन सा उत्तर है? 10 है, दूसरे का 4 है और तीसरे का 6 है और चौथे का 8 है और 5वें का तीसरा है, छठे का 5वां है, 7वें का दूसरा है, 8वें का 9वां है और 9वें का 7वां है और 10वें का पहला है। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों पर कुछ चर्चा करते हैं, कुछ वार्तालाप करते हैं। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में, अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आज नहीं आने दी। कवि कवि क्या कहते हैं? कवि भारत को बुद्ध भूमि कहा है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता न रहे। ठीक है, भारत में अखंडता न रहे, भारत क्या रहे? अखंड रहे। इसलिए उन्होंने दया और प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाया और संदेश दिया। आत्मसम्मान एवं आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह धरती या वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं सोच विचार के लिए। तो सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आइए प्रश्न देखते हैं। कोयल कहाँ रहती है? कोयल कहाँ रहती है? उत्तर है कोयल अमराइयों में। अमराइयों का मतलब होता है बगीचा। किसका बगीचा? आम का बगीचा। तो कोयल अमराइयों में रहती है जहां वह मधुर गीत गाती है। इसी क्रम में और आगे देखते हैं। तनमन कौन संवारती है? दूसरा प्रश्न है तनमन कौन संवारती है? तो उत्तर है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन तन मन को संवारती है। तीसरा प्रश्न है झरने कहां से झरते हैं? झरने कहां से झरते हैं? उत्तर है आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, झरने पहाड़ियों से झरते हैं जहां वे कलकल करते हुए बहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है श्री कृष्ण ने
क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो उत्तर है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता सुनाया था, आप सभी जानते हैं। और आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर है, गौतम बुद्ध ने दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देकर भारत का यश बढ़ाया। उन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, भारत को गौरवान्वित भी किया। आइए ख नंबर पे देखते हैं। नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना या छितराना या छिटकना, फैलना आदि। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहां कहां छटा छहरी है, किसका पानी लहर रहा है। तो आइए देखते हैं पहले का उत्तर, कहां कहां छटा छहर रही है। तो उत्तर है, प्रयागराज में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसके आसपास दूर दूर तक लहरों अर्थात धाराएं छहर रही हैं, अर्थात उनकी सुंदरता चारों ओर छिटक कर बिखर कर मन मोह रही है। दूसरा, किसका पानी लहर रहा है? प्रयाग में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पानी लहरा लहरा कर बह रहा है, ऐसा लगता है कि मानो ये तीनों नदियां मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। कविता की रचना, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विषय या आपको जो विशेष बातें दिखाई दें, उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, ठीक है, इसको आपको स्वयं करना है, ठीक है। आइए स्तंभ मिलान करना है, ये भी स्तंभ एक और स्तंभ दो में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। आइए देखते हैं। तो एक का दो, एक का दो क्या है? वह जन्मभूमि मेरी है। इसका क्या होगा? स्तंभ दो से मिलाना होगा तो एक का दो होगा। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी कैसी है? माँ के समान है। चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ चिड़िया किसको कहा है? यहाँ दो का क्या होगा? एक होगा। यहाँ आम के घने उद्यान, उद्यान मतलब बगीचा या बाग, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तीसरा क्या है? अमराइयां नहीं, ये तीसरे का क्या होगा? पहला होगा। दूसरे का कौन सा होगा? चिड़िया चहक रही है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। दूसरे का कौन सा होगा? ये तीसरा। चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा, चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में, तो इसका किससे? दूसरे का तीसरे से मिलान होगा। वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। इसका है पहला। तीसरे का कौन सा हो जाएगा? ये पहला। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर देख लीजिए, एक का दो से मिलान करना है, दो का तीन से और तीन का एक से। अगला है अनुमान या कल्पना से। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? देखिए इसका उत्तर क्या है। वसंत ऋतु के आने से वहां की जलवायु क्या हो गई है? ये श्रुत लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऋतु हो जाएगा। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है। वसंत ऋतु के आने से वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि कोयल प्रसन्न होकर मधुर गीत गाकर अपने साथी व अन्य कोयल साथियों को पुकार रही है। कोयल मीठी और लयबद्ध स्वर में पुकार रही होगी,
ठीक है, आइए इसी क्रम में और आगे का प्रश्न देखते हैं। बहती मलय पवन है तन मन सवारती। पवन किसका तन मन सवारती है? पवन किसका तन मन सवारती है, वह यह कैसे करती है? उत्तर, पवन सभी जीव जंतुओं और मानव का तन मन संवारती है। मलय पवन अपनी शीतल हवा और सुगंध से सभी शरीर शारीरिक और मानसिक क्या करती है? ताजगी प्रदान करती है। सभी को शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करती है। आइए और आगे देखते हैं। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दों के क्या क्या रूप हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जैसे जगमग छहा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे कुछ ही जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। जैसे घर घर, बाल बाल, सांस सांस, देश देश, पर्वत पर्वत। अब यहाँ पर देखिए घर घर। घर घर का मतलब हर घर, प्रत्येक घर का होता है घर घर। जैसे एक एक शब्द बनता है, वैसे घर घर, प्रत्येक घर या हर घर। जैसे घर घर में त्योहार की धूम है, अर्थात हर घर में त्योहार का जश्न मनाया जाता है। अब बाल बाल है, बहुत ही मुश्किल से संकट से बचना, बहुत ही कठिनाई से संकट से बचना। जैसे वह आज बाल बाल बच गया, तात्पर्य यह है कि वह बड़ी ही कठिनाई से संकट से बचा। सांस सांस देखते हैं, हर सांस, प्रत्येक सांस, जैसे सांस सांस में ईश्वर का नाम लेती हूँ। तात्पर्य यहाँ यह है कि सांस में ईश्वर को याद करती हूँ। देश देश, हर देश, अनेक देश, जैसे उसने देश देश की यात्रा की है। तात्पर्य यह है कि उसने विभिन्न देशों की यात्रा की है। पर्वत पर्वत, हर पर्वत, अनेक पर्वत, जैसे पर्वत पर्वत की ऊंचाई नापी है। तात्पर्य यह है कि उससे उसने भिन्न पर्वतों की ऊंचाई नापी है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे संकेत आपको यहाँ पर दिया है, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। तो यहाँ भूमि से जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं, रण भूमि से तो रण भूमि हो गया, देव भूमि हो गया, जन्म भूमि हो गया, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, तप भूमि हो गया, और कौन सा हो सकता है? जन्म भूमि तो है ही है, इत्यादि इत्यादि आप देख सकते हैं। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान नहीं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिखते या पढ़ते समय मात्राओं का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक मात्रा मात्र चेंज करने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे घड़ा का घड़ी हो गया। उत्तर आप देख सकते हैं, चांद चांदी, घट घाट, चना चीन, मेला महिला, दान दिन इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आपकी बात, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषता बताइए। आपको संकेत शब्द दिए हैं, जैसे प्रकृति, खाद्यान्न, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान। उत्तर के लिए आप देख सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे भारतवर्ष की राजधानी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ों की कटाई की जा रही थी। खेतों मैदानों के स्थान भी कंक्रीट में बदल जा रहे थे। इस कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता कुछ कम हो गई। परंतु अब झीलों, उद्यानों का नवीनीकरण, नए नए पुलों, मेट्रो के निर्माण से मेरी दिल्ली सुंदर बनती जा रही है। यहाँ भारत के सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, इसलिए खान पान में भी बहुत विविधता है। हम सभी शांतिपूर्वक मिलजुल कर यहाँ से बदलते मौसम का आनंद ले सकते हैं। यहाँ लाल किला, इंडिया गेट, रेल, म्यूजियम, अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। आप जहाँ के निवासी हैं, आप उसके विषय में लिख सकते हैं। वहाँ की
प्राकृतिक कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का प्रसिद्ध स्थान आदि कैसा है, आप अपने हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। आइए खान में देखते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। मुझे अपने परिवार की सदस्य माँ की अनेक बातें बहुत अच्छी लगती है। माँ तो सबसे प्रिय होती है, माँ क्योंकि माँ होती है सबसे प्रिय। घर में अगर कोई सदस्य होता है तो माँ ही है। वह हमारा पालन पोषण भली भांति करती हैं, हमें बहुत प्यार करती हैं, हमें हमारा मनपसंद खाना खिलाती हैं, हमें अच्छी आदतें सिखाती हैं, और कभी, अच्छा, एक बात और है, तथा कभी कभी डांटती नहीं है। आदतें सिखाती है तथा कभी डांटती नहीं है, और कभी कभी डांटती भी होंगी किसी किसी की। तो ये माँ की बात है। आइए वंशी से देते हैं। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं, यह मुंह से फूंककर बजाया जाने वाला वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंककर बजाए जाने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं शब्द जाल है शहनाई, बांसुरी, और क्या है, आ, ये देखिए क्या क्या है, आगे देखते हैं। ये है अलगोजा, यहां से बनेगा ये अलग, ये अ से लेकर के ये अलगोजा, इधर से बन गया सहनाई। ठीक है, और क्या है, बांसुरी बन ही गई। हाँ, और क्या है, देखिए यहां से बांसुरी बन गई। सिंगी, सिंगी भी है। ठीक है, यहाँ दिया है देखिए ये सिंगी, सिंगी है ये। यहाँ से क्या हो गया अलगोजा, बी से बीन, है ना, ये बीन है। तो बीन यहाँ कहाँ है, ये है बीन, ब और ना बीन हो गया है। ठीक है, बीन हो गया है। आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे मेरे को पता है, क्योंकि आपको ये सब करने में अच्छा लगता है। इधर से बांसुरी, सिंगी, शहनाई, फिर इधर से क्या है नादस्वरम, इधर से क्या है भंकोरा, और ये तो शंख है, आप पहचान ही रहे। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। आज की पहेली, चलिए आपके लिए मजेदार चीज आ गया पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका कम क्रम जो है, उसका जो सीक्वेंस है आप बदल सकते हैं। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं, आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया, जैसे यहाँ देखिए महासागर, स म ह ग र लिखा है, तो शब्द बना दिया महासागर। इसी तरह से देखिए ये क्या है, हिमालय, तो आपने पढ़ा होगा हिमालय, ये बन जाएगा क्या हिमालय। गगा लिखा है गंगा बन जाएगा। ये क्या है भतर लिखा है तो भारत बन जाएगा। ये क्या लिखा है लकय, तो क्या बन जाएगा कोयल बन जाएगा। कोयल बन जाएगा कोयल। ये क्या है वनव, तो पवन हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा, यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं महासागर, हिमालय, गंगा, भीतर, कोयल और पवन। आइए झरोखे देखते हैं, झरोखा क्या कहता है। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गीत गाते होंगे, वंदे मातरम गीत गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। भारत में इसका स्थान जनगण मन के समान ही है, नेशनल एंथम जिसे कहते हैं, या राष्ट्रगान जिसे कहते हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं, समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर आगे। अच्छा, मैं एक चीज आपको और जानकारी देना चाहूंगा, यह दो भाषाओं में है। एक संस्कृत भाषा में है जनगण मन जिसको हम गाते हैं, और एक बांग्ला में है। ठीक है, बांग्ला भाषा में। इसी क्रम में आगे आइए समूह में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। तो आइए भावार्थ देखते हैं। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हो। सुजलाम सुफलाम, फलों से परिपूर्ण हो।
मलयज शीतलम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामला मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुशोभित है। सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साझी समझ, आइए देखते हैं अपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी आप कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं विविधता। मातृभूमि कवि में अनेक नामों से संबंधित किया है, स्वर्ण भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, ठीक है, समानदाता और क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। और ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए, यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो सबसे पहले देखिए। ये हमारी साइट है, ठीक है, आप गुरुकुलम अंडरस्कोर शिखर तक आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे